चलो, shall we start, my friends? So let's start with accounting standard 20, that is earning per share. बच्चों, do you remember the format of schedule 3? एक बार ओपन करता हूं मैं। तो बच्चों ये रहा पी एंड एल अकाउंट का फॉर्मेट एज पर शेड्यूल 3। हम एक्चुअली जब फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज पढ़ रहे थे तब हमेशा यहां तक आके रुकते थे। AS24 पढ़ के हम लोग ने ये पॉइंट 3 कवर कर लिए। प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन अलग से निकालो, टैक्स एक्सपेंस उसका अलग से दिखाओ फेस पे, एंड नेट प्रॉफिट और लॉस आफ्टर टैक्स फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन सेपरेटली। प्रॉफिट है तो ऐड बैक कर लो इस कंटिन्यूइंग ऑप्शन में, लॉस है तो लेस करके नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है वो दिखा दो। दिस इज द नेट प्रॉफिट ऑफ दिस ईयर। एंड अगर उसमें अगर सिंगल प्लान के तहत कोई डिसकंटिन्यू करने का निर्णय हुआ है तो वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का बस अलग से दिखाना है। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर को पता चल जाए कि ये हम कमाते नहीं है। ये हमने AS24 में देखा, बराबर है। तो बचा हुआ पार्ट जो P&L का है वो सिर्फ ये वाला था जो आज हम AS20 में कवर करेंगे। आपके शेड्यूल 3 के P&L का रिक्वायरमेंट है कि हर कंपनी ने अर्निंग पर शेयर, बेसिक अर्निंग पर शेयर एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। अब ये डाइल्यूटेड अर्निंग क्या है वो समझेंगे। बेसिक अर्निंग पर शेयर आपको थोड़ा बहुत पता होगा। हाउ डू वी कैलकुलेट इट? नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय अर्निंग पर इक्विटी शेयर बोला है। EPS हम बोलते जरूर है बट दैट इज फॉर इक्विटी शेयर्स ओनली। तो हमें क्या करना है? नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स निकालना है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। पहले बात करते हैं AS20 के एप्लीकेबिलिटी के बारे में। ओके, पहले बात करते हैं AS20 के एप्लीकेबिलिटी के बारे में। तो राइट डाउन एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS20। आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ और सिर्फ मैंने जो जॉटिंग्स करवाए हैं उसमें से पढ़ना है और क्वेश्चन बैंक डायरेक्टली रेफर करना है। कुछ अदर चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि AS में जो वर्डिंग यूज किया है वो बहुत ही शॉर्ट में और ऐसे किया है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको पढ़ रहा है। बट मैं जो जॉटिंग्स बनाऊंगा वो डिटेल जॉटिंग्स होंगे, यही पढ़ने हैं, बात खत्म। आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, चलो शैल वी बिगिन। तो राइट डाउन एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS20। applicable to non-SMCs। तो दोस्तों आपके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रूल्स है उसके अनुसार ये AS20 किसको एप्लीकेबल है? सिर्फ और सिर्फ नॉन SMCs को कंपलसरी है। एंड SMCs आर एनकरेज्ड टू फॉलो AS20। तो SMCs को एनकरेज किया है कि आप लोग AS20 फॉलो करो। बट एज पर शेड्यूल 3 किसको एप्लीकेबल है? सभी कंपनियों को। जो कंपनी है उसको शेड्यूल 3 में ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। तो शेड्यूल 3 के कारण इट इज नाउ एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी। खत्म, इस सब पे रायता फैला दिया। डू यू अंडरस्टैंड? तो एज पर शेड्यूल 3 इट इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी। एज पर शेड्यूल 3 इट इज एप्लीकेबल टू
every company. Okay, write down. Next point. As per accounting standard 20, types of EPS. तो बच्चों AS20 के अनुसार दो EPS निकाले जाते हैं. बेसिक EPS and diluted EPS. बेसिक EPS को हम आगे से BEPS बोलेंगे एंड डाइल्यूटेड को हम लोग DEPS बोलेंगे. हमारे लेक्चर्स को भी हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. जो ये AS20 का लेक्चर है उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे. पहले BEPS का डिस्कशन होगा, बाद में DEPS का अलग से. ओके, ये दोनों के दोनों EPS हमें हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में P&L के फेस के ऊपर प्रेजेंट करना है. कुछ नहीं बच्चों, सिर्फ हमें बेसिक EPS कितना है वो यहाँ पे लिखना है और प्रीवियस ईयर का यहाँ पे लिखना है. करंट ईयर का DEPS यहाँ पे लिखना है, प्रीवियस ईयर का यहाँ पे लिखना है. DEPS आपको कंसर्न है, DEPS के बारे में कंसर्न है, पता है मुझे, बाद में डिस्कस करेंगे. पहले BEPS कैसे निकालना है उसके रूल जानते हैं और DEPS बाद में देखेंगे. तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर व्हाट्स द बिग डील इन दिस. BEPS तो हम ऑलरेडी जानते हैं, सिंपल है. आपने ही फॉर्मूला बताया, प्रॉफिट अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. बट बच्चों इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो आपने कभी रियलाइज नहीं किए होंगे. जैसे कि अगर मान लो कंपनी के ओपनिंग में 1 लाख शेयर्स थे, बीच में ही कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू कर दिए 1 लाख को 1 लाख बीच में, यानी मान लो 30 सितंबर को, 1 अप्रैल को 1 लाख शेयर्स थे, 30 सितंबर को 1 लाख और इशू कर दिए, 31 मार्च को 2 लाख शेयर्स हो गए. समझ में आ रहा है? मान लो 31 दिसंबर को कंपनी ने बायबैक भी किया, तो बायबैक के तहत शेयर्स कम भी हो गए. मान लो 25,000 शेयर्स का बायबैक कर दिया, तो अपने पास शेयर्स बचेंगे 1,75,000. तो ओपनिंग में 1 लाख शेयर्स थे, 30 सितंबर को वो 2 लाख हो गए बोनस शेयर्स के बाद. फिर 31 दिसंबर को वो 1,75 हो गए एंड मार्च 31 को वो वापस 1,75 हो गए. तो व्हाइल टेकिंग द नंबर ऑफ शेयर्स इन द डिनोमिनेटर क्या करना है हमें, कौन सा नंबर लूं, 1,75,000 लूं या 1 लाख लूं या इन दोनों का एवरेज निकालूं, ये इस AS20 में गाइड किया आपको. ओके, नेट प्रॉफिट जो कि न्यूमरेटर है, नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझनी है. क्या उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का प्रॉफिट लेना है? ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स तो आएंगे ही, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आएंगे क्या, एक्सेप्शनल आएंगे क्या? क्या उसमें प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना जरूरी है या नहीं करना है माइनस, वगैरह वगैरह. ऐसे कुछ मुद्दे हैं. न्यूमरेटर से जुड़े हुए बहुत ही कम मुद्दे हैं, बट डिनोमिनेटर में हमें बहुत सारी चीजें सीखनी है. डू यू गेट इट? अमाल्गमेशन के अंडर शेयर्स इशू किए हैं, अमाल्गमेशन मान लो बीच में ही हुआ है, तो कैसे निकालना है वो एवरेज वगैरह वगैरह, ये सारी बातें हमें यहाँ पे पढ़नी है. यानी हमारा मेजर फोकस कौन सी चीज पे है, ये डिवीजन पे नहीं है. ये जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालने वाले हो डिनोमिनेटर में वी नेवर टेक नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. अगर वो पहले दिन भी सेम है और आखिरी दिन भी सेम है तो एवरेज विल बी सेम, यानी कोई चेंज ही नहीं है. बट ऐसा नहीं होगा ना, कंपनी बीच बीच में बहुत सारे ट्रांजैक्शन शेयर्स में भी करती है, नए शेयर्स इशू करती है, पुराने वाले बायबैक कर सकती है कंपनी, बराबर है ना. तो ये जो शेयर्स में चेंज हो रहा है उसके कारण हमें कभी कभार वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लेने पड़ते हैं. तो वो कैसे कैलकुलेशन करना है उसके ऊपर ज्यादा जोर है. ठीक है, चलो देखते हैं. तो आप यहां पे एक नोट लिखिएगा, बोथ आर
required to be presented on the face of P and L. तो ये दोनों के दोनों ईपीएस हमें क्या करने हैं, ऑन द फेस ऑफ पी एंड एल प्रेजेंट करने हैं. राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. हाउ टू कैलकुलेट बेसिक अर्निंग पर शेयर. दोस्तों जब हम अर्निंग पर शेयर बोलेंगे तो इट इज स्ट्रिक्टली फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स. ओके, तो मैं यहां पे फॉर्मूला लिखता हूं. बीपीएस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट और लॉस attributable to equity shareholders divided by weighted average number of equity shares. जिसको हम लोग वानस के नाम से जानेंगे आगे. क्योंकि ये बहुत बड़ा बार बार बोलना पड़ता है मुझे, वानस बोलूंगा मैं यहां से आगे, चलेगा ना. चलो, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स वानस. So write down, let us discuss how to calculate net profit or loss attributable to equity shareholders. यानी न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं बच्चों में. सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स रुपीज. नेट प्रॉफिट और लॉस एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कैसे निकालना है उसकी चर्चा कर रहा हूं. पॉइंट नंबर ए, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर. तो पहला काम हम क्या करेंगे, प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर लेंगे. ओके, फिर उसके बाद सॉरी वेट, हैव यू रिटर्न प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर आफ्टर टैक्स. ये कौन सा प्रॉफिट लेना है, आफ्टर टैक्स. रीड नोट 1. पॉइंट नंबर बी, लेस, नोट 1 बाद में लिखवाता हूं, लेस
प्रेफरेंस डिविडेंड, नोट 2 में इसके बारे में चर्चा करेंगे। एंड प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है दैट इज कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। नोट 1 सभी बच्चों को समझ में आया? टेक पीएटी, यू नो हाउ टू कैलकुलेट पीएटी, इज इट राइट? तो पीएटी के बारे में हम एक नोट यहां पे लिख रहे हैं। द अबाउ नेट प्रॉफिट must be taken after considering all the items of income and expenses which have taken in current year's P&L account. Which have taken place in current year's P&L account. ब्रैकेट में लिखेंगे no matter they are ordinary items extraordinary items prior period items एक्सेट्रा। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें, हमें सारे खर्चे माइनस करके जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट लेना है। डू यू अंडरस्टैंड? above profit should be after tax, which means कौन से टैक्सेस माइनस होंगे? करंट टैक्स ओनली एंड डेफर्ड टैक्स ऑल्सो। आपको डेफर्ड टैक्स क्या है पता चल चुका है। मैट अगर आया तो वो भी आएगा, बराबर है ना? तो तीनों टैक्सेस, मैट मोस्टली करंट टैक्स का ही पार्ट दिखाना है हमें, ओके? तो करंट टैक्स में मैट आ जाता है, बट डेफर्ड टैक्स भी माइनस करना है, ये मत भूलिएगा, ओके? अगर आया तो, इतना डिटेल में जाते नहीं है, बट दिस इज गिवन इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ओके? चलो दिस इज डन। तो प्रॉफिट के रिगार्डिंग सब डाउट क्लियर हो गए? तो क्वेश्चन में आपको जानबूझ के बताएंगे कि वाइल कैलकुलेटिंग दिस प्रॉफिट प्रायर पीरियड एक्सपेंस इतना इतना माइनस हुआ है, होने दो, जो भी खर्चा है सब माइनस करेंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम इनकम है, जान दो, माइनस कर दो। डू यू गेट इट? नोट नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड।
नंबर 1, नहीं तो पॉइंट नंबर ए लिखिएगा इस, इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल्स, in case of cumulative preferentials, write down there, always deduct preference dividend whether or not provided in the books। तो बच्चों बुक्स में रिकॉर्ड किया है, ऑब्वियसली बुक्स में रिकॉर्ड कब होता है, जनरली डिक्लेयर्ड है तो डिक्लेयर नहीं भी है तो भी हमें ईपीएस के कैलकुलेशन में प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा अगर आपके प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के केस में अगर आप डिविडेंड पे नहीं कर रहे हो इस साल का तो क्या हो जाता है, वो एक्यूमुलेट हो जाता है। तो जिस ईयर में पे करेंगे उस ईयर में माइनस करूं क्या, अकाउंट्स में तो वैसा ही होगा। अकाउंट में प्रॉफिट्स कब घटाएंगे हम लोग, जिस पीरियड में डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा उसी पीरियड में। अकाउंटिंग के अनुसार हम डिविडेंड का ट्रीटमेंट क्या करते हैं, व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड एंड पेड देन ओनली वी रिकॉर्ड इट। डू यू रिमेंबर रिकंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन में भी हमने ये पढ़ा था। हाँ, तो बच्चों क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस के केस में हमें डिविडेंड माइनस करना ही है, चाहे वो डिक्लेयर करे या ना करे। डिक्लेयर किया तो वेल एंड गुड, वो तो अकाउंट्स में ही माइनस हुआ हो, बट अगर डिक्लेयर नहीं किया है तो आपको जो प्रॉफिट दिया है वो बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड वाला है, उसमें से आप लोग प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करो और ईपीएस निकालो। इसका अकाउंटिंग पे कोई इंपैक्ट नहीं है। एक चीज आपको यहां पे बताऊं, ईपीएस इज अ कैलकुलेशन विच इज टू बी डन ऑन अ सेपरेट पेज and directly present it on a face of the P&L. This has nothing to do with the accounting. Are you getting it? जो अकाउंट्स का प्रॉफिट ऑलरेडी P&L में दिख रहा है वो अगर बिफोर डिविडेंड है एंड अगर आपके बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर्स जो दिख रहा है वो क्यूमुलेटिव है तो आपको डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा ऑब्वियसली। उल्टा फॉर नॉन क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव के केस में क्या करेंगे, डिक्लेयर्ड एंड पेड है तो ही माइनस होगा। इज इट राइट? In case of non-cumulative preferentials, deduct only if it is declared and paid in current year। ठीक है बच्चों, इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू ऑल? सर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या करेंगे, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल्स मानेंगे। एंड डिविडेंड की बात अगर नहीं की है क्वेश्चन में तो डिविडेंड इग्नोर करके आगे बढ़ेंगे, माइनस करने की जरूरत नहीं है। बट क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा हुआ है कि क्यूमुलेटिव है तो डिविडेंड आपको माइनस करना ही पड़ेगा, वेदर दे आर डिक्लेयरिंग इट और नॉट डिक्लेयरिंग इट, उससे कोई लेना देना नहीं है। ओके बच्चों, चलो तो दीज वेर द पॉइंट्स रिगार्डिंग न्यूमरेटर। न्यूमरेटर के बारे में ये 2 पॉइंट्स ही ध्यान में रखना है। प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय ऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल, प्रायर पीरियड, सब आइटम्स आप लोग एडजस्ट कर लो जो उस साल में एडजस्ट करने जरूरी है।
टैक्स का एक्सपेंस जो है उसमें डेफर्ड टैक्स भी माइनस करना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा वो आपको लेना है, और उस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से डिविडेंड कब माइनस करना है प्रेफरेंस वालों का, अगर क्यूमुलेटिव है तो एनी केस में माइनस करना ही है, अगर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है तो सिर्फ डिक्लेयर्ड एंड पेड है तो ही डिविडेंड माइनस करना है, अदरवाइज डिविडेंड माइनस नहीं करना है। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? चलो नाउ कैन वी टॉक अबाउट डिनोमिनेटर। मैंने बोला ना बीईपीएस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज, वानस आई मीन। तो नेट प्रॉफिट का डिस्कशन हो चुका है। नाउ लेट्स डिस्कस वानस का कैलकुलेशन। राइट डाउन। लेट अस डिस्कस now let us discuss how to calculate weighted average number of equity shares. Write down. When we calculate EPS, we always take we always take oneness in denominator. This means average number of equity shares outstanding during the period. This means average number of equity shares outstanding during the period. नेक्स्ट लाइन पे लिखना, दिस इज calculated as under which is equal to number of equity shares into outstanding period in months. आउटस्टैंडिंग पीरियड इन मंथ्स। आउटस्टैंडिंग पीरियड आपको मंथ्स में लेना है, डेज में भी ले सकते हो आप, एवरेज निकालना है तो, बट डेज में कैलकुलेशन मत करो, मंथ्स में कैलकुलेशन करो। अक्सर आपके क्वेश्चन में डेट्स जो होते हैं वो मंथ के बिगिनिंग के होते हैं या फिर एंड के होते हैं। ओके, एक एग्जांपल यहां पे लिखवाता हूं। ऑन 1/4/23 company has 10,000
shares outstanding. On 1/6/23, company issued 1 lakh shares. On 1/12/23, company issued 50,000 shares. Calculate Vanis for the year 23-24. For the year 23-24. अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, देखो जो 1/4/23 को लिखना नहीं है, जो 1/4/23 को कंपनी के पास 10,000 शेयर्स पहले से थे, ठीक है, 10,000 नहीं 1 लाख शेयर्स कर दो आप। कंपनी के पास जो 1 लाख शेयर्स थे पहले से, उसका पैसा तो कंपनी में बिगिनिंग से लगा हुआ है, 1 अप्रैल से लगा हुआ है। आर यू गेटिंग इट? और वो यूज कब तक हुआ? 31 मार्च तक, थ्रू आउट, यानी 12 महीने के लिए ये पैसा यूज हुआ, और ये 12 महीने के लिए पैसा यूज करके कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। तो प्रॉफिट जो है न्यूमरेटर में वो कितने महीनों का है? 12 महीनों का। तो ऑब्वियसली इन 1 लाख शेयर्स का जो वेट होना चाहिए वो कितने महीनों का होना चाहिए? 12/12। मतलब इसमें कोई काटछाट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा 12 महीने के लिए यूज हुआ है, तो एवरेज में भी ये 12 महीने का ही शेयर लेंगे। आर यू गेटिंग इट? बट ऑन द अदर एंड, ये जो नया पैसा आया 1 लाख शेयर्स का, ये इन्वेस्टेड कब से है? 1 जून से आगे, यानी 10 महीने। देख लो, अप्रैल में गया, यानी ये पैसा कंपनी में 10 महीनों से लगा हुआ है। तो इन पैसों को यूज करके कंपनी ने नेट प्रॉफिट कितने महीने के लिए कमाया? 10 महीने के लिए कमाया। तो न्यूमरेटर में अगर 10 महीने का प्रॉफिट है, तो डिनोमिनेटर में हाउ कैन आई टेक इट एज 1 लाख शेयर्स? प्रॉफिट अगर 10 महीने का है तो इसका एवरेजिंग भी आप लोग क्या करो? 10/12 कर दो, यानी इक्विवेलेंट शेयर्स निकालने हमें। तो 1 लाख शेयर्स अगर 12 महीने के लिए है, तो 10 महीने के लिए वो शेयर्स कितने हो जाएंगे? मतलब 1 लाख शेयर्स मान लो जो इशू करके पैसा आता है, उसमें से हमें प्रोपोर्शनली 10/12 का पैसा लेना है, उतने ही शेयर्स लेने हैं, क्योंकि प्रॉफिट हमारा 10 महीने का ही आया होगा इस शेयर्स पे। आर यू ऑल गेटिंग दिस? हाँ, तो कितना आता है ये? 80,333। ओके, 83,333 बराबर है, और ये 1 लाख, ये हुआ इसका। अभी जो अगला शेयर्स इशू किया है 50,000, वो कब इशू किया है? 1 दिसंबर को। आपको याद क्या रखना है कि ये शेयर्स कितने दिनों के लिए आउटस्टैंडिंग थे, उतने दिनों का वेट लगाना है। तो बोलिए ये शेयर्स कितने, 50,000 शेयर्स कितने महीनों के लिए आउटस्टैंडिंग थे? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग थे। तो इसको 4 महीने का वेट लगा दो। क्यों? क्योंकि ये पैसा 4 महीने के लिए ही कंपनी में है। तो कंपनी का जो एनुअल प्रॉफिट है उसमें से इस पैसे का शेयर बस 4 महीने का है, इसलिए हम नंबर ऑफ शेयर्स कम कर रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कम करेंगे तो अपने आप उसका इंपैक्ट हो जाएगा, वो एवरेजिंग का इंपैक्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? आप ऊपर प्रॉफिट भी कम कर सकते हो, बट वी कैन नॉट असर्टेन कि इस लॉट का कितना प्रॉफिट है, पहले वाले लॉट का, नए वाले लॉट का कितना प्रॉफिट है। वी कैन नॉट डू दैट। तो व्हाट वी कैन डू, हम एवरेजिंग डिनोमिनेटर में कर सकते हैं। और ये कब होगा? अगर आप बीच बीच में ऐसे शेयर वगैरह इशू करोगे तो। ऑब्वियसली आपके क्वेश्चन में शेयर वगैरह इशू करेंगे तभी तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना है। अगर ओपनिंग में 1 लाख शेयर है, क्लोजिंग में भी 1 लाख है, तो ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप सिंपली 1 लाख से डिवाइड करके खत्म कर दो। आर यू गेटिंग इट? तो एवरेज करना है आपको। दिस इज कॉल्ड एज वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स।
फॉर विच दे वेर आउटस्टैंडिंग. सिंपल फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू पीरियड फॉर विच दे आर आउटस्टैंडिंग. आर यू गेटिंग इट? बट इसको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालने की भी दो मेथड्स हैं. अभी आपने जो मेथड बताया मुझे वो इंडिविजुअल लॉट लिया और इंडिविजुअल पीरियड जिस पीरियड के लिए वो आउटस्टैंडिंग थे उससे मल्टीप्लाई किया. आई कैन डू दिस ऑन बैलेंस बेसिस ऑल्सो. आई कैन डू दिस ऑन बैलेंस बेसिस बिकॉज ऑन 1/4/23 देयर वेर 1 lakh shares. On 1 June 23 it became 2 lakh shares. So 1 lakh shares were outstanding from April and May. So 1 lakh shares को मैं 2 महीने का वेट भी लगा सकता हूं, बट आगे मुझे 2 लाख शेयर्स का वेट लगाना पड़ेगा. समझाता हूं, दोनों मेथड में आपको पढ़ाता हूं. राइट डाउन मेथड 1. वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज इक्वल टू 1 लाख शेयर्स. ये कितने पीरियड के लिए आउटस्टैंडिंग थे? पूरे 12 महीने के लिए. दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड. हम मोस्टली यही मेथड यूज करेंगे. ओके. फिर उसके बाद अगले 1 लाख शेयर्स 10 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग थे. फिर उसके बाद 50,000 शेयर्स 4 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग. तो आप लोग ईपीएस निकालने के लिए वानस कितना लोगे? 1 लाख प्लस 83,333 प्लस 16,667. तो आप वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लोगे 2 लाख. वैसे देखा जाए तो आपके शेयर्स है 2,50,000, बट आप 2 लाख ही लोगे क्योंकि कुछ शेयर्स पूरे साल के लिए अवेलेबल थे, कुछ शेयर्स 10 महीने के लिए अवेलेबल थे और कुछ शेयर्स का पैसा 5-4 महीने के लिए अवेलेबल था. तो एवरेज देखा जाए तो 2 लाख शेयर्स आपके पास थे. ऑन एन एवरेज आपके पूरे साल में कितने शेयर्स इशूड थे? 2 लाख शेयर्स का पैसा आपके कंपनी में लगा हुआ था. इज इट राइट माय फ्रेंड्स? तो सर यहाँ पे एवरेजिंग तो होती ही है. बिल्कुल होगी. तो ये एवरेज बेसिस पे निकाला हुआ ईपीएस है. एग्जैक्ट आंसर तो मतलब कोई नहीं बता सकता है. बराबर है ना? हाँ जी. पंद्रह तारीख को अगर इशू किया है तो आपको डे बेसिस पे एवरेजिंग करना पड़ेगा, जो हमारे एग्जाम में पॉसिबल नहीं है. हमारे एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं? मंथ बेसिस पे. मैंने पहले ही बोला कि आपको बिगिनिंग में नहीं तो एंड में ही बताएंगे. देख लेना आप आगे के सारे क्वेश्चन बैंक को देख लेना, ऐसा ही होगा. ठीक है, क्योंकि डेली कैलकुलेशन करना इज नॉट पॉसिबल. राइट. मान लो आपने 16 तारीख को शेयर्स इशू किया है, 16 अप्रैल को, तो वो वाले शेयर्स कितने दिनों के लिए आउटस्टैंडिंग है वो निकालना पड़ेगा. फिर आप चलो बीच वाली डेट है तो 1.5 महीना भी बोल सकता हूं मैं, बट मान लो 10 तारीख को इशू किया तो पहले 10 दिन छोड़ दो. 365 में से 10 दिन गए तो बच्चे कितने? 355 डेज का वेट लेना पड़ेगा. तो उस केस में उसका वेटेड एवरेज कैसे आएगा? 1 लाख इंटू 355 डिवाइडेड बाय 365. 355 डिवाइडेड बाय 365 डेज के लिए वो आउटस्टैंडिंग मानने पड़ेंगे. यानी जैसे मंथ से डिवाइड कर रहे हो वैसे डेज से डिवाइड होगा एंड मल्टीप्लाई भी डेज से होगा. डेज आउटस्टैंडिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर. बराबर है ना? बट डोंट वरी, दे डोंट आस्क सच क्वेश्चंस. ईयरली दिया है तो ईयरली तो का तो सवाल ही नहीं आता है. मंथली नहीं तो डेली ही होगा. ओके. हाँ, मान लो 16 तारीख वगैरह दिया तो 1.5 महीना ले लो. फिर मान लो 16 अप्रैल को इशूड है तो हम लोग वेट लेंगे 11.5 डिवाइडेड बाय 12. बराबर ना? 11.5 महीनों के लिए वो आउटस्टैंडिंग था. बट होता नहीं है ऐसे. एक तो बिगिनिंग में नहीं तो एंड में ही देंगे. आप लोग देख लेना. ओके. चलो, तो मेथड 2 समझाऊं मैं अभी. राइट डाउन मेथड 2 और लिखो. और आइदर आप मेथड 1 यूज करो या फिर मेथड 2 यूज करो. मेथड 2 के अंदर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज इक्वल टू 1 लाख शेयर्स इंटू 2/12. ओपनिंग जो शेयर्स थे वो 2 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग थे. फिर नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 2 लाख. वो अगले कितने महीनों के लिए आउटस्टैंडिंग है? देखो जरा. 1 जून से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बस नवंबर 6 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग थे. बोलो हाँ या ना?
फिर उसके बाद 2.5 लाख शेयर्स हो गए। वो कितने महीने के लिए आउटस्टैंडिंग थे? 4 महीने के लिए। ऐसे भी कैलकुलेशन करोगे तो भी आंसर कितना आएगा? 2 लाख। क्या हुआ दर्शन? ये 2 लाख कैसे आया? पहले कितने शेयर से तुम्हारे कंपनी ने इशू किए हुए? 1 लाख। 1 जून को तुमने और 1 लाख शेयर इशू किया ना, तो कितना हो गया? 2 लाख। ये बैलेंस मेथड है, चाहिए तो यहां पे लिख के रखना, बैलेंस मेथड। आई बात समझ में? बैलेंस मेथड। क्या हो इसके सिवाय मैं और क्या बोलूं? व्हाट्स कंफ्यूजिंग ईयर? पहले 1 लाख शेयर्स थे अप्रैल में, मई में, तो 2 महीने के लिए 1 लाख शेयर्स थे। फिर नए 1 लाख इशू किए तो अब 2 लाख शेयर्स हो गए। 2 लाख शेयर्स अगले दिसंबर तक 2 लाख थे, तो अगले 6 महीने के लिए 2 लाख शेयर्स रह गए मेरे पास। और उसके बाद 50,000 और इशू कर दिए, तो अगले 4 महीने के लिए 2,50,000 शेयर्स थे। तो ऑन एन एवरेज आपके पास 2 लाख शेयर्स थे, खत्म। ऑन एन एवरेज आपके पास 2 लाख शेयर्स का पैसा लगा हुआ था। सिंपल है, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, आ गया ईपीएस। शैल वी सॉल्व एग्जांपल्स ऑन दिस? नहीं है, बहुत लंबी कहानी है, रुको। आपको क्या लगा इतना आसान है? एक काम करते हैं, एक हल्का फुल्का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देखते हैं आपको जमता है क्या अभी ये कैलकुलेशन। वॉल्यूम 1 लाए हो या कल जो बैग लेके गए थे वैसे ही उठा के आए हो? अच्छा, गुड। आ गए सब लोग क्वेश्चन नंबर 1 में? बिना आंसर देखे कैन यू टेल मी व्हाट इज वानस फॉर क्वेश्चन नंबर 1? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इन क्वेश्चन नंबर 1। क्या स्टेटस है क्वेश्चन नंबर 1 का? 1 जनवरी को आपके पास 1800 शेयर्स थे, फिर 31 मई को 600 शेयर्स आपने इशू करे कैश में, एंड 1 नवंबर को बायबैक किया है 300 शेयर्स का। दिस टाइम शेयर्स घटे हैं, तो चलो लेट्स कैलकुलेट वानस ईयर। मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ आपके साथ? बताइए क्या करूँ? बैलेंस मेथड से मत बताइए, रेगुलर मेथड से बताइए। 1800 शेयर्स कितने पीरियड के लिए आउटस्टैंडिंग थे? बोलिए ना बच्चों। पहले ये बायबैक कौन से लॉट में से किया है? मानते हैं कि 1800 शेयर्स में से किया है, या फिर चलो ऐसा करते हैं, 1800 शेयर्स 12/12 के लिए आउटस्टैंडिंग थे, बराबर है ना? हाँ, प्लस 600 शेयर्स कब इशू किए हैं? 31 मई को, यानी अप्रैल में वो नहीं थे, यानी 2 महीने नहीं थे। उल्टा जाओ ना, 12 में से 2 महीने ये शेयर्स नहीं थे, मतलब 10 महीने थे, बराबर है क्या? ये टोटल शेयर्स इतने पीरियड के लिए थे, लेकिन इसमें से हमें माइनस करने पड़ेंगे 300 शेयर्स। दोनों में से किसी भी लॉट में से माइनस कर दो, क्या फर्क पड़ेगा? 300 शेयर्स का कितने महीने के लिए कैलकुलेशन होगा? 1 नवंबर से ये नहीं है, मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, पहले आपने फुल ऐड किया और उसमें से अकाउंटिंग ईयर बोल रहे हो? हाँ, बी का ये सीन है क्या? हाँ, तो ये जनवरी टू दिसंबर ले लो, सॉरी। हाँ, तो ठीक है ना, जनवरी टू दिसंबर भी है तो 12/12। सेकेंड केस में आएगा, हाँ बराबर। सेकेंड केस में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल नहीं है, 4 महीने नहीं है, मतलब 8 महीने थे, बराबर। अकाउंटिंग ईयर एंड दिसंबर है, तो 8/12, 5 महीने नहीं है क्या? हाँ, तो 7/12, करेक्ट, बराबर। हाँ, फोकस इस चीज पे करो अभी। अभी पूरा का पूरा ऐड कर दिया, माइनस बायबैक कब हुआ है? 1 नवंबर से आगे ये शेयर्स नहीं है ना, तो वो माइनस कर दो इसमें से। तो 300 शेयर्स इंटू नवंबर दिसंबर, 2 महीने, बराबर है क्या? कितना आता है देखो, 2000। ये लकीली यहां पे मैच हो रहा है, अपने है भी 2100 शेयर्स, बट जरूरी नहीं है कि हर वक्त ऐसा ही आए।
क्लोजिंग में 2100 शेयर्स ही रह रहे हैं आपके पास, और एवरेज भी 2100 का ही आ रहा है। अरे बोलो बच्चों, नहीं आ रहा है? माइनस करना है, माइनस। गुड मॉर्निंग। मैं कर लूं क्या? 1800, 600 इंटू 7/12, 350, 300 इंटू 2/12, -50, -1800 प्लस 350 -50। ऐड क्यों कर रहे हो गया ना? अभी आया ना 2100। हाँ, हो गया। अब बैलेंस मेथड से कैलकुलेट करके देख ले। कशाला सर, ले लो बैलेंस मेथड से कैलकुलेट करते हैं। तो 1800 शेयर्स 1 जनवरी से 31 मई तक, यानी 5 महीने, प्लस उसके बाद बैलेंस हुआ 2400 शेयर्स का, वो 31 मई से 1 नवंबर तक, यानी जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 5 मंथ्स ये थे। फिर वो वापस आ गए। अब माइनस मत करना, 2100 शेयर्स हो गए फिर, और ये अगले 2 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग थे। 2100 आया। दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया आपको? वानस निकालना आएगा? चलो, क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। राइट डाउन notes. Number 1, shares are included in Vanas from the date consideration for shares receivable or received. Shares are included in Vanas from the date consideration for shares receivable or received. तो दोस्तों हमने वही किया ना, हमने हमारे वेटेड एवरेज में शेयर्स कब से इंक्लूड किए? फ्रॉम द डेट कंसिडरेशन फॉर द शेयर्स रिसीव हुआ या फिर रिसीवेबल है, यानी कभी कभार पैसा लेट भी आ सकता है ना। एग्जांपल समझेंगे। रिसीव्ड का तो समझ में आया। इशूड फॉर कैश है मतलब जिस दिन इशू किया उस दिन ही पैसा मिल गया आपको। तो आपने वानस के कैलकुलेशन में ये 2 लाख शेयर्स कब से इंक्लूड किए? जब पैसा मिला तभी से इंक्लूड किए। बात समझ में आ रही है क्या? मैंने ये पहले आपको एक्सप्लेन किया कि हम वानस में ऐसा 6/12 क्यों लेते हैं, क्योंकि ये पैसा आके 6 महीने ही हुए हैं। तो जिस दिन पैसा आया उस दिन से शेयर वानस में इंक्लूड हो जाएगा, ये दिमाग में रखना। हम वानस में शेयर्स कब इंक्लूड करते हैं? जब पैसा रिसीव्ड होता है या फिर रिसीवेबल होता है। कभी कभार पैसा फ्यूचर में भी आ सकता है, बट वो आने का तारीख वो था। 1 जून को पैसा आना चाहिए था, सामने वाले ने 30 जून को दिया, तो हम 1 जून से इंक्लूड करेंगे। रिसीवेबल कब से था? अब रिसीवेबल कब अलग होता है सर? मोस्टली रिसीवेबल एंड रिसीव्ड का डेट सेम ही होता है। नहीं बच्चों, आगे जाके सिचुएशंस देखेंगे हम लोग एक एक कर। पैसा जिस दिन एंटर हुआ हमारे पास उस दिन वानस में इंक्लूजन होगा। ओके, यानी इनडायरेक्टली पीरियड आउटस्टैंडिंग निकालते समय पैसा मिलने का तारीख और वहां से आगे कितने दिनों के लिए उस साल में वो आउटस्टैंडिंग है वो देख लो। क्लियर है क्या बच्चों? हाँ, तो हम यहाँ पे ना अलग अलग सिचुएशंस देखते हैं कि कब से इंक्लूजन करना है। ओके, तो राइट डाउन एग्जाम्पल्स।
सिचुएशन बराबर पेज को हाफ हाफ डिवाइड करना है। सिचुएशन को जितना साइज दिए हो उतना ही टू बी कंसिडर्ड आउटस्टैंडिंग, ये आउटस्टैंडिंग समझेगा ना आपको, आउटस्टैंडिंग फ्रॉम। तो शेयर्स कौन से सिचुएशन के अंडर इशू किए हैं और वो आउटस्टैंडिंग कब से समझने हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं हम लोग। ओके, लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल फर्स्ट। ए लिखता हूं, शेयर्स इशूड फॉर कैश। शेयर्स इशूड फॉर कैश, अगर कैश में शेयर्स इशू किए हैं तो इसको आउटस्टैंडिंग कब से मानेंगे? डेट ऑफ कैश रिसीवेबल। डेट ऑफ कैश रिसीवेबल, जिस दिन आपका कैश रिसीवेबल है उस दिन से आउटस्टैंडिंग मानो। अलॉटमेंट फॉर एग्जांपल, अलॉटमेंट डेट, अलॉटमेंट कॉल करते हो ना, और अलॉटमेंट मनी थोड़े समय के बाद मिलता है, तो अलॉटमेंट कॉल किया, वहां से आगे अलॉटमेंट कर दिया, वहां से आगे ये ऐड हो जाएगी। क्लियर है क्या? नंबर 2, अभी आपको समझेगा कि ये मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं। पॉइंट नंबर बी, सॉरी, शेयर्स इशूड फॉर कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स। शेयर्स इशूड अगेंस्ट लिखना, अगेंस्ट कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। मान लो आपने अर्लियर कभी डिबेंचर इशू करके रखे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, 4 साल पहले डिबेंचर इशू करके रखे थे और कन्वर्टिबल डिबेंचर्स थे, याद है ना? कन्वर्टिबल डिबेंचर्स जो 4 साल के बाद रिडम्पशन के तारीख पे क्या हो जाएंगे? इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी पैसा आपको कब मिला है? 4 साल पहले ही मिला है, बट इक्विटी कब हुआ? वो 4 साल बाद, मतलब इस अकाउंटिंग ईयर में इक्विटी बना वो। अब इस अकाउंटिंग ईयर के बिगिनिंग में भी हो सकता है इक्विटी में, या फिर कन्वर्जन डेट मान लो बीच में 30 सितंबर को आता है, तो मैं 30 सितंबर से उसके आउटस्टैंडिंग मानूं, क्योंकि पैसा पहले ही आ चुका है, 30 सितंबर से आउटस्टैंडिंग मानूं या 1 अप्रैल से ही इसको आउटस्टैंडिंग मानूं, ये वाला सवाल है। तो AS20 बोलता है फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन ही आउटस्टैंडिंग मानना है। ओके, नहीं तो आप बोलोगे कि पैसा तो पहले से ही हमारे पास है ना इन्वेस्टेड, बट बेटा वो 6 महीने का ब्याज भी तो दिया आपने, तो आपको जिस दिन कन्वर्ट हुआ उस दिन से ही आउटस्टैंडिंग मानना है। ओके, तो फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन, चाहिए तो आप यहां पे डिटेल लिखना चाहते हो क्या? कंसीडर आउटस्टैंडिंग फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन, ऐसा लिखो। कंसीडर आउटस्टैंडिंग फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन। ओके बच्चों, पॉइंट नंबर सी, शेयर्स इशूड फॉर सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी। कंसीडर आउटस्टैंडिंग फ्रॉम द डेट ऑफ सेटलमेंट। कोई बैंक का लोन था जो हम पेमेंट बिना किए शेयर्स इशू करके सेटल कर रहे हैं, हो सकता है ना?
किसी व्यक्ति से लोन लिया था, शेयर्स इशू करके सेटल कर दिया, किसी क्रेडिटर को पैसा देना था, शेयर्स इशू कर दिए, तो वैसे वाले सिचुएशंस में जिस दिन सेटलमेंट होगा ना उस दिन से आउटस्टैंडिंग मानने हैं शेयर्स। ओके बच्चों, शेयर्स इशूड फॉर परचेस ऑफ एसेट, यानी एएस को किस किस सिचुएशन के बारे में सोचना पड़ता है, यू कैन अंडरस्टैंड हियर। हम बस कैश में शेयर्स इशू करने की बातें कर रहे थे, शेयर्स इसमें भी इशू हो सकते हैं ना। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन एग्जांपल में आया तो डोंट वरी, यहाँ पे अपना टेबल बता रहा है कि क्या करना है। शेयर्स इशूड फॉर परचेस ऑफ एसेट, कॉमन सेंस से ही ये आंसर निकाल सकते हैं हम लोग, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। शेयर्स इशूड फॉर परचेस ऑफ एसेट, डेट ऑफ परचेस ऑफ एसेट, डेट ऑफ परचेस ऑफ एसेट, पॉइंट नंबर ई। शेयर्स इशूड अगेंस्ट अमालगमेशन, तो शेयर्स इशूड फॉर अमालगमेशन, चलो। तो बच्चों अमालगमेशन के अंडर आपने शेयर्स इशू किए हैं,
अमाल्गमेशन के अंडर अगर आपने शेयर्स इशू किए हैं तो कब से आउटस्टैंडिंग मानने हैं? मतलब अमाल्गमेशन के अंडर शेयर्स बिगिनिंग में भी इशू हो सकते हैं, बीच में भी कभी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उस केस में ये डिपेंड करता है कि अमाल्गमेशन कौन सा है। अभी आप कौन हो? ऑब्वियसली आप शेयर्स इशू कर रहे हो, मतलब आप ट्रांसफरर हो या ट्रांसफरी हो? ट्रांसफरी कंपनी हो। तो आप शेयर्स इशू कर रहे हो मतलब आप ट्रांसफरी कंपनी हो, बराबर है ना। तो ये नए जो शेयर्स इशू हो गए हैं अमाल्गमेशन के अंडर, इसको भी हमारे मानस के कैलकुलेशन में लेना है। इज इट राइट और नॉट? हाँ। तो आप ट्रांसफर ही हो तो आपको ऑप्शन दिया था AS14 ने कि आप अमाल्गमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर यूज कर रहे हो या इन द नेचर ऑफ परचेस यूज कर रहे हो। इन द नेचर ऑफ मर्जर यूज कर रहे हो, मान लो वो 6-5 कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, इन द नेचर ऑफ मर्जर वाला मेथड यूज कर रहे हो। तो दोस्तों आप ही बताओ, क्या आप उस ट्रांसफरी कंपनी का, सॉरी ट्रांसफरर कंपनी का प्रॉफिट अपने प्रॉफिट एंड लॉस में लाओगे? यानी आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, बराबर है कि नहीं। तो उनके सारे रिसोर्सेज आप पुल कर रहे हो और उसके बदले आप लोग उनको शेयर्स इशू कर रहे हो। तो उनके सारे रिसोर्सेज आप पुल कर रहे हो और उसके बदले आप शेयर्स इशू कर रहे हो। इसलिए हमें आउटस्टैंडिंग पीरियड बिगिनिंग से ही मानना है, भले ही आप बीच में शेयर्स इशू करो, भले ही आप शेयर्स बीच में इशू करो, कोई दिक्कत नहीं है। आउटस्टैंडिंग पीरियड हमें बिगिनिंग से ही मानना है क्योंकि वो बिजनेस आप इन एंटायरिटी टेक ओवर कर रहे हो। आर यू गेटिंग दिस? उनके रिजर्व्स भी आप अपने रिजर्व्स में ला रहे हो, भले ही वो करंट ईयर के प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं होंगे, बराबर है ना। रिजर्व्स में रिजर्व्स ऐड हो जाएंगे, करंट ईयर के P&L में कुछ आता है क्या? नहीं। भले ही वो इंक्लूड नहीं होंगे बट कहीं ना कहीं वो रिजर्व्स आपका रिजर्व्स बढ़ा देंगे। तो आप लोगों को आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग से मानना ही याद रखना। कब से? बिगिनिंग से, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो राइट डाउन इन द नेचर ऑफ मर्जर है अमाल्गमेशन। इन द नेचर ऑफ मर्जर है तो उस केस में कंसिडर आउटस्टैंडिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर इवन इफ, ब्रैकेट में लिखना, इवन इफ amalgamation date is amalgamation date is in between or at end of financial year, even if amalgamation date is in between or at end of financial year। बच्चों बात समझ में आ गई? पॉइंट नंबर बी, ऐसा क्यों करना है बच्चों? चाहिए तो आप यहां पे लिख के रख सकते हो, एज होल इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन द ट्रांसफरी कंपनी, सॉरी नहीं तो ऐसा लिखिए, एज होल इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसफरर वी इंक्लूड इन आर बैलेंस शीट, बराबर है कि नहीं। दैट्स वाई वो बिगिनिंग से लेना है। बी, अगर अमलमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस है तो फ्रॉम द डेट ऑफ, सॉरी कंसिडर आउटस्टैंडिंग from the date of amalgamation, मतलब अलॉटमेंट का डेट, कौन से तारीख को अलॉटमेंट किए वहां से आगे वो आउटस्टैंडिंग माने जाएंगे अमाल्गमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस के केस में। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू ऑल? चलो पॉइंट नंबर एफ,
issue of bonus shares. VVIMP. ओके, तो बच्चों दिस टाइम यू आर इशूइंग द शेयर्स एज अ बोनस शेयर्स. यू आर इशूइंग द शेयर्स एज अ बोनस शेयर्स. अभी ऊपर के जो जो केसेस देखे, एक्सेप्ट अमाल्गमेशन, एक्सेप्ट अमाल्गमेशन, ऊपर के जो जो केसेस देखे आपने, बराबर बोल रहा हूं मैं, ऊपर के आपने जो जो केसेस देखे एक्सेप्ट अमाल्गमेशन, उन सभी केसेस में आपने क्या रियलाइज किया, यहां पे क्या अंडरस्टैंड किया कि जिस दिन पैसा कंपनी में इंट्रोड्यूस होगा वहां से आगे शेयर्स आउटस्टैंडिंग माने जाएंगे. बट नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस बोनस शेयर सिचुएशन. बोनस शेयर सिचुएशन में क्या होता है बच्चों, मान लो ये कंपनी की बैलेंस शीट है जिसमें आप लोगों का शेयर कैपिटल मान लो 100 रुपए का है, एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपके रिजर्व्स का बैलेंस यानी पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस मान लो 100 रुपए का है. तो बच्चों आप मुझे बताओ बोनस शेयर के पहले का बैलेंस शीट है बिफोर बोनस इशू. तो बाय द वे ये 100 रुपए है कहां पे, कहीं ना कहीं हमारे किसी एसेट में होंगे, शायद कैश में होंगे, या फिर शायद प्लांट एंड मशीनरी में होंगे, शायद इन्वेस्टमेंट में होंगे, कहीं ना कहीं वो हमारे बैलेंस शीट में इस एसेट में है कि नहीं. मतलब पैसा ये प्रॉफिट का ऑलरेडी कंपनी में ही है, हम उसको बिजनेस के लिए शायद यूज भी कर रहे हैं. आर यू गेटिंग इट? एंड सिंस कंपनी डोंट वांट टू डिक्लेयर डिविडेंड इन कैश बिकॉज कैश आउट हो जाता है डिविडेंड में, ये बातचीत हम ऑलरेडी कर चुके हैं बहुत सारे लेक्चर्स में. तो कंपनी को अब डिविडेंड पे नहीं करना है क्योंकि कैश आउट नहीं होना है, तो कंपनी के पास एक ऑप्शन क्या है, लेट्स कैपिटलाइज दिस प्रॉफिट एंड दिस इज कॉल्ड एज अ बोनस शेयर्स. तो बोनस शेयर्स में कोई नया पैसा आता है क्या कंपनी में? नहीं ना, जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, ये 100 है ना, ये कहां पे है, एक तो कैश में होगा मतलब कंपनी के पास वो ऑलरेडी आया है, या फिर इन्वेस्टमेंट में होगा, या फिर मशीन में होगा, यानी कंपनी में वो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है कहीं ना कहीं पे, किसी ना किसी एसेट में वो इन्वेस्टेड है, कोई नया पैसा नहीं आ रहा है बोनस इशू करके. बट बोनस इशू करके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे हैं कि नहीं, तो इंपैक्ट क्या होगा, कोई नया पैसा आएगा ही नहीं, बट नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे, तो ईपीएस पे इंपैक्ट क्या होगा, ईपीएस घटेगा आपका, ईपीएस घटेगा, घटने दो, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है. बोनस इशू करोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे तो अर्निंग पर शेयर तो घटने ही वाला है. इज दिस क्लियर? बट अब आउटस्टैंडिंग कब से मानो, अगर बीच में ही बोनस इशू किया है तो क्या आउटस्टैंडिंग पीरियड 6 महीने का मान लू? उसमें लॉजिक क्या था, आउटस्टैंडिंग पीरियड 6 महीने का मानने का लॉजिक क्या था, पैसा लेट आया है तो पीरियड भी कम कर लो. बट यहां पे पैसा कब से है, कब से है, पहले से है, तो आउटस्टैंडिंग पीरियड कौन सा मानोगे, पहले से मानेंगे. तो बोनस शेयर्स में आप आंख बंद करके आउटस्टैंडिंग पीरियड 12/12 ही लोगे, भले ही वो 31 मार्च को बोनस इशू क्यों ना हो. डू यू अंडरस्टैंड दिस? लिखवाऊं, लॉजिक समझ में आया कि व्हाई वी आर डूइंग दिस, बिकॉज पैसा पहले से आया है हमारे पास, प्रॉफिट हमारे पास पहले से पड़े थे, बस वो अब कैपिटल में कन्वर्ट हुए हैं, तो कोई नया पैसा नहीं आया है, ये पहली बात. और दूसरी बात, वो नया पैसा नहीं आया है, जो था वो पहले से हमारे पास था, इसलिए बिगिनिंग से ही आउटस्टैंडिंग मानने हैं. ओके, तो बोनस शेयर के केस में कंसिडर आउटस्टैंडिंग from the beginning of the financial year. From the beginning of the financial year. Even if bonus shares issued
इन बिटवीन और एट एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मार्क कर दो यहाँ पे, इंपॉर्टेंट स्टार कर दो यहाँ पे, ऑलवेज 12/12। सर कैन वी टेक 1? नालायक, ऑलवेज 12/12 मतलब बोनस आया 12/12 ही करूंगा, डेट देखना ही नहीं है, डेट देखना ही नहीं है, ऑलवेज 12/12। बट अभी और एक मुद्दा है, एक काम करो, ये ऑलवेज 12/12 क्यों चाहिए, तो पेंसिल से यहाँ पे लिख के रखो या फिर किसी दूसरे कलर के पेन से। दिस इज डन बिकॉज रिसोर्स दैट इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इज ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन द कंपनी फ्रॉम विच बोनस शेयर्स आर इशूड। हाँ धीरे धीरे बताता हूं। दिस इज डन, नहीं तो ऐसा लिखो, दिस वी डू बिकॉज रिसोर्स दैट इज अक्कू प्रॉफिट, अक्कू प्रॉफिट मतलब accumulated profits are already with the company only. Are already with the company only from which bonus shares are issued, from which बोनस शेयर्स आर इशूड। ओके बच्चों, आई होप आप लोगों को लॉजिक भी समझ में आया कि बोनस शेयर के केस में ऐसा क्यों करते हैं हम लोग। ओके, अब ये बोनस शेयर्स के रिगार्डिंग कुछ नोट्स लिखने हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। सब लोगों का ध्यान है, वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, प्लीज ध्यान देना। अभी मान लो हम लोग फाइनेंशियल ईयर 2020-21 2020-21 का ये रहा बैलेंस शीट। मैंने क्या बताया था बच्चों, आपका इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था 100 एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस में पी एंड एल का बैलेंस कितना है 100, जिसमें ओपनिंग प्रॉफिट मान लो 50 है एंड करंट ईयर का प्रॉफिट 50 है। समझ में आ रहा है क्या? पी एंड एल का ब्रेकअप समझ में आया? हाँ, तो करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है 50 एंड ओपनिंग प्रॉफिट कितना है 50, तो ये 100 का बैलेंस है यहाँ पे। क्लियर है क्या सबको? हाँ। नंबर ऑफ शेयर्स मान लो एक शेयर 10 रुपए का है, एक शेयर कितने रुपए का है 10 रुपए का, तो इनके कितने शेयर्स हो जाएंगे 10 शेयर्स हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स 10 है। सब लोगों का ध्यान है, सब लोगों को सिचुएशन समझ में आया? चलो इसका ईपीएस निकाल के बताओ मुझे। ईपीएस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स फॉर द करंट ईयर। कितना है 100 मत बोलना, 50। करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है 50। पिछले साल के प्रॉफिट से मुझे कोई लेना देना नहीं है ईपीएस के कैलकुलेशन में। नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स फॉर दिस ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 10, तो कितना आएगा ईपीएस 5। 20-21 क्लियर हुआ आपको? चलो 2021-22 21-22 में कैपिटल में भी कोई बदल नहीं है, इक्विटी शेयर कैपिटल 100 ही है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने लिखूं मैं 10 ही होंगे। रिजर्व एंड सरप्लस में करंट ईयर में हमने 50 का प्रॉफिट कमा लिया, करंट ईयर का नेट प्रॉफिट कितना है 50, ओपनिंग कितना था 100, तो अब पी एंड एल में बैलेंस कितना हो जाएगा 150। और इस ईयर में बोनस इशू हुआ है, इस ईयर में बोनस इशू है 1:1 का, तो प्रॉफिट में बैलेंस रहेगा 50 और शेयर कैपिटल हो जाएगा 200। क्या सब लोग इसको समझ पा रहे हो? यानी जो पिछले साल का 100 रुपए था वो इस साल हमने बोनस में कन्वर्ट कर दिया, तो वो पी एंड एल से बैलेंस गया इक्विटी कैपिटल में, तो नंबर ऑफ शेयर्स इस बार कितने हो जाएंगे 20 एंड करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है 50, जो अभी अपने पी एंड एल में दिख रहा है आफ्टर बोनस इशू। आर यू गेटिंग इट?
नाउ आई वांट टू कैलकुलेट ईपीएस. व्हाट विल बी ईपीएस नाउ? 50 डिवाइडेड बाय 20, 2.5. ईपीएस आपका क्या हो गया? बोनस के कारण घट गया, आप ही ने बोला था. बट पिछले साल प्रॉफिट कितना कमाया था? 50. इस साल कितना कमाया? 50. यानी कंपनी सेम प्रॉफिट कमा रही है. कंपनी सेम प्रॉफिट कमा रही है. तो अगर मैं कंपनी का पी एंड एल बनाऊं 21-22 का, तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा. करंट ईयर का कॉलम पहले, प्रीवियस ईयर का कॉलम पे, यहाँ पे पीएटी 50-50 आएगा. बस ईपीएस यहाँ पे कितना दिखेगा? 5. नहीं, यहाँ पे 2.5, बट यहाँ पे 5 दिखेगा. वो 1:1 हुआ, उसके कारण बराबर ईपीएस आधा हो गया. देखो, तो लोगों का इंटरप्रिटेशन क्या होगा? कंपनी खराब परफॉर्म कर रही है. लोग कहाँ पे डिटेल देखते हैं कि वाई इट इज हैपनिंग? आप सीए बनने वाले हो, अभी आपका दिमाग ज्यादा चलता है, इसलिए आपने बोला कि बोनस इशू के बाद ईपीएस घटता ही है. आर यू गेटिंग इट और नॉट? उसमें कंपनी का कोई दोष है क्या? आप बोलो, क्या कोई नए पैसे आए? क्या हम लॉस में गए? न्यूमरेटर में लॉस होता, उसके कारण घटता, तो बात अलग थी, वो घटा हुआ ही दिखना चाहिए फिर. बट नाउ बिकॉज ऑफ बोनस इशू, एक जो कि अच्छा इंडिकेटर माना जाता है बिजनेस में, बोनस इशू करना, बराबर है ना? बिकॉज ऑफ बोनस इशू आपका ईपीएस डायरेक्टली घट रहा है. तो इजंट इट रॉन्ग प्रेजेंटेशन? यस. देयरफॉर AS20 mandates you to restate the EPS of the previous year. Please listen to me carefully. आपको प्रीवियस ईयर का ईपीएस रीस्टेट करना है, यानी आपको करंट ईयर का 2.5 ही रखना है. ये तो घटेगा ही, इसमें कोई हम मतलब बाईपास नहीं निकाल सकते. बट आप पिछले साल का रीस्टेट करो, एज्यूमिंग दैट कि बोनस इशू पिछले साल के बिगिनिंग में हुआ है. तो पिछले साल का प्रॉफिट कितना था? रीस्टेटेड ईपीएस निकाल रहा हूं मैं. पिछले साल का प्रॉफिट कितना था? 50 था. इज इट राइट? डिवाइडेड बाय क्या करूंगा मैं? पिछले साल के बिगिनिंग में बोनस इशू हुआ ऐसे मानो. पिछले साल शेयर्स कितने थे? 10 थे, और पिछले साल के बिगिनिंग में बोनस इशू हुआ ऐसे एज्यूम करो. तो पिछले साल 10 के शेयर्स इशू कर दिए, तो 20 हो गए. तो अब ये कितना हो जाएगा? तो प्लीज प्रेजेंट रीस्टेटेड ईपीएस, डोंट प्रेजेंट ओरिजिनल ईपीएस एज इट इज. यानी पिछले साल के बैलेंस शीट में ईपीएस 5 दिख रहा होगा, और इस साल के बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर के कॉलम में 2.5 दिखेगा. यानी बोनस इशू करने के बाद इट इज योर ड्यूटी टू रीस्टेट द ईपीएस ऑफ अर्लियर फाइनेंशियल ईयर. एंड व्हाई वी डू दैट? सो दैट दिस लुक्स कंपेरेबल. नाउ इज इट कन्विंसिंग? पिछले साल 50 का प्रॉफिट, इस साल 50 का प्रॉफिट, पिछले साल का ईपीएस 2.5, इस साल का ईपीएस भी 2.5. बट इसमें एजम्पशन क्या किया हमने? रीस्टेटेड ईपीएस निकालने के लिए कि सर बोनस शेयर्स पिछले साल के बिगिनिंग में इशू किया है, ऐसा मान लो. मानना है रे, क्या प्रॉब्लम है? व्हाई यू आर सो सीरियस? आई डोंट अंडरस्टैंड. उन्होंने बोला करो तो करो. करने का रीजन क्या है? सो दैट इट बिकम्स कंपेरेबल. अभी मान लो इस साल प्रॉफिट ही 40 हो जाता मेरा, तो ये 2 पे आ जाता. तो हाँ, तो ये 2 पे आया, तो 2.5 से घट के वो 2 पे आया. अच्छा है ना, बराबर ही है. प्रॉफिट घटा है, ईपीएस नीचे ही आएगा. बट अगर प्रॉफिट सेम होता तो गलत प्रेजेंटेशन होता कि नहीं? पिछले साल का 5 और इस साल का 2.5. हाँ जी, शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट गया भाड़ में. टू लुक करेक्ट, दिस इज राइट. बोनस इशू के कारण ना ही कोई इंक्रीज हो रही है, ना ही कोई डिक्रीज हो रही है. प्रॉफिट भी सेम है, बट बोनस इशू नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाता है, जिसके कारण मेरा ईपीएस घटना ही है, जो गलत प्रेजेंटेशन करता है. तो तुम बोल सकते हो कि ये शेयर होल्डर्स को क्या करने के लिए? ट्रस्ट मेंटेन करने के लिए किया है, या फिर जो भी रीडर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका गलत इंटरप्रिटेशन ना हो जाए कि कंपनी खराब परफॉर्म कर रही है. अरे ईपीएस आधे पे आ गया मतलब क्या? कंपनी की बैंड बज गई. ये लोगों के दिमाग में बैठ सकता है एक ईपीएस देख के. तो ईपीएस ही बदलो पिछले साल का, एज्यूमिंग कि बोनस इशू पिछले साल के बिगिनिंग में ही हुआ है. आर यू गेटिंग इट? तो करंट ईयर के प्रीवियस ईयर के कॉलम में, करंट पीरियड के प्रीवियस ईयर के कॉलम में रीस्टेट करके दिखाना है आपको. जिम्मेदारी आपकी, नहीं तो गलत इंटरप्रिटेशन शुरू बोनस इशू के कारण. लिख लेना मेरी बात को. बोनस इशू 1:1 हुआ है तो आधा हो जाएगा आपका ईपीएस. तो आप पिछले साल का ईपीएस रीस्टेट करके दिखाओ. अभी ये सेम दिख रहा है क्योंकि प्रॉफिट हमारा दोनों पीरियड का सेम है. अलग अलग प्रॉफिट है तो भी रीस्टेट करना ही है.
तो जो भी रियल डिक्रीज इंक्रीज है वो दिखेगी, नहीं तो ये गलत प्रेजेंटेशन हो जाएगा। हाँ, तुम बोल सकते हो कि इसमें शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट मेंटेन हो जाएगा। यस, अभी 2.5 है और अब 2 पे आया है तो ठीक है ना यार, घटा है बट थोड़ा सा घटा है तो देखेंगे प्रॉफिट भी घटा है। प्रॉफिट पिछले साल 50 का कमाया था, इस साल कितना कमाया है? 40 का। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। मैं आपको क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं कि व्हाई वी एज्यूम दैट कि बोनस शेयर्स पिछले साल के बिगिनिंग में इशू किए हैं एंड रीस्टेटमेंट क्यों करना जरूरी है। नहीं करते हो तो ईपीएस में गड़बड़ दिखेगी एंड आप हर शेयर होल्डर को जाके कन्विंस नहीं कर सकते कि दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस। सो बेटर रीस्टेट ईपीएस। हु अलाउज इट टू रीस्टेट? AS20 ने ही बोला है, हम नहीं करेंगे। नहीं तो आप बोलोगे कि सर ये तो उल्लू बनाने का काम है। बेटा उल्लू बनाने का क्या सीन है, ये बराबर ही है। आप लोग कन्विंस हो ना? चलो, तो एक नोट लिखवाऊं ये वाली, यानी व्हेनेवर बोनस इशू होता है आपका पहला काम क्या है? पिछले साल का ईपीएस भी आपको निकालना पड़ेगा, फिर वापस रीस्टेट करना पड़ेगा। क्या एजम्पशन करनी है लेकिन उसमें बोनस शेयर्स इशू किए हैं ऐसा मानना है। कब? पिछले साल के बिगिनिंग में। बोनस इशू हमेशा बिगिनिंग में ही मानना है क्योंकि पैसा अपने पास ही था पहले से। ओके, रिस्टेटेड हो या फिर ओरिजिनल ईपीएस निकाल रहे हो, हमेशा बिगिनिंग से ही मानना है। हाँ, बस फर्क क्या है, रिस्टेटेड में पिछले साल के बिगिनिंग में इशू किया ऐसा मानना पड़ता है। कोई एंट्री नहीं करनी आपको जाके बुक्स में, डरो मत। ईपीएस क्या कैलकुलेशन का एंट्री का कोई संबंध, ये एक ऐसा अकेला स्टैंडर्ड है जहां पे हमें कोई एंट्रीज वगैरह नहीं मारने, मतलब है बाकी के भी, बट यहाँ पे एक भी एंट्री नहीं करनी है। डू यू गेट इट? हमें प्योर कैलकुलेशन, मतलब बैलेंस शीट के बाहर का खेल ही है। अब डरिए मत, करो ना एजम्पशन, क्या प्रॉब्लम है? शैल वी राइट? हाँ, तो नोट लिखो, व्हेन बोनस शेयर्स आर इशूड, we need to recalculate BEPS, basic earning per share of last year also, assuming that bonus shares are issued during the beginning of last year. During the beginning of last year. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो उसमें हम लोग साइड में ऐसा रफ में चाहिए तो लिख के रखना, उसमें हम लोग 2 कॉलम बनाते हैं ना, उसमें करंट ईयर का भी कॉलम होता है, प्रीवियस ईयर का भी कॉलम होता है। आपको ये क्या करना है? रीस्टेट करना है, रीस्टेट दिस ईपीएस, रीस्टेट दिस ईपीएस। हाँ जी, यस। हाँ, तो वो गिरावट दिखेगी ना। फिर उस केस में क्या होगा? अगर 40 प्रॉफिट हुआ है आपका तो नया ईपीएस कितना आएगा? 2 आएगा अपना करंट ईयर का, और प्रीवियस ईयर का कितना दिखेगा? पहले 5 दिखता था, तो वो 5 से 2 पे आया है क्या प्रॉफिट गिरने के कारण? आंसर इज नो। 2.5 होना चाहिए रीस्टेटेड, माइनस सॉरी उसका 2 पे आया, तो ये जो 0.5 की गिरावट है वो रियल है। शेयर्स खाली बढ़ने के कारण जो 5 से 2 पे दिख रहा था, 3 की गिरावट अच्छी या 0.5 की गिरावट सही है? 0.5 की गिरावट सही है।
डू गेट इट? अगर आप कुछ भी नहीं करते और वो 5 ही लिखते हो तो 3 की गिरावट दिखेगी। मतलब बोनस इशू करके आपने आपके खुद के पैर पे गुलाड़ी मार लिया, ऐसा हो गया वो। हाँ, यस, तो वो एडजस्ट हो जाता है अगर आप पिछले साल का ईपीएस रिस्टेट करते हो। मतलब आपको सिंपल मानना क्या है कि बोनस इशू पिछले साल हुआ था, ऐसे मान के पिछले साल का रिस्टेट करके रखना है। तो वो बोनस के कारण जो इंपैक्ट हो रहा था गिरावट का, वो हट जाएगा और रियल गिरावट दिखेगी या फिर रियल इंक्रीज दिखेगी। डू गेट इट? शायद आपका ईपीएस बढ़ा था ज्यादा, इस साल मान लो 100 का प्रॉफिट हुआ है, तो 100 डिवाइडेड बाय 20 बोनस इशू पकड़ के तो 5 का ईपीएस दिखेगा, लेकिन प्रीवियस ईयर का भी 5 ही दिखेगा। तो आपको क्या लगेगा? कुछ हुआ ही नहीं, सेम ही है। बट वही अगर पिछले साल का रिस्टेट करते हो तो क्या हो जाएगा? 2.5 का 5 हुआ, मतलब डबल फायदा कमाया। कमाया कि नहीं? 50 का प्रॉफिट 100 हुआ, तो ईपीएस भी डबल हो गया। सिंपल सी बात है। रिस्टेट करना है, यानी याद रख लो कि बोनस इशू हुआ, रिस्टेट करना पड़ेगा। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। ओके, 15-20 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे।